नमस्कार, मेरा नाम शिवदत्त पांडे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली नर्तक, कोरियोग्राफर एवं छाऊ नृत्य गुरु श्री शशिधरन नायर जी, जिन्होंने नृत्य के लिए अपने जीवन के 5 दशक समर्पित किए हैं। तो आइए वार्तालाप करते हैं गुरु जी से एवं जानते हैं गुरु जी के कलात्मक जीवन के बारे में। गुरु जी, आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से इंटरव्यू में, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका सकोटि धन्यवाद गुरु जी। गुरु जी, मेरा जो जैसे कि मैं जब किन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे बात करना चाहता हूँ, मेरा पहला सवाल होता है कि उनके बचपन एवं परिवार के बारे में, क्योंकि हमारा बचपन एक अलग होता है हम सबका। तो परिवार और बचपन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं वैसे केरला से बिलोंग करते हैं और हमारे जो जन्म हुआ बहुत छोटा सा गांव में है, तो बहुत हरा भरा सा गांव है। तो वहाँ पे मैक्सिमम हिंदू लोग ही रहते हैं। तो उनका जो हमारे समय में जो कल्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सभ्यता अपनी, क्योंकि एक जमाना ऐसे था कि जो लड़कियाँ जो हैं उनको वो बनाते हैं ना, घर के द्वार रंगोली बनाते थे, नहीं या गाना नहीं आते या डांस नहीं आते, तो उनकी शादी नहीं होते थे या अच्छे खानदान में, क्योंकि वो एक कल्चर होना चाहिए तभी बच्चे सीखते। तो ऐसे एक समय था। तो हमारे ग्रैंडफादर बहुत इच्छुक थे कि हमको कुछ सिखाने के लिए। तो वहाँ पर एक नंबूदरी फैमिली था, उनसे डिस्कस करके और उन्होंने केरल में कलामंडलम करके एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से गुरु को लाके वहाँ पे रखा और उनको खाने पीने रहने का सारे बंदोबस्त किया। फिर हमारे गांव से बच्चों को इकट्ठा करके कथकली डांस सिखाने शुरू किया। तो वो उस समय में हम तो 8 साल के थे। अच्छा, 8 साल के 8 साल के थे। तो वहाँ पे मैंने करीब 2 साल सीखा। तो वो हमारे ग्रैंडफादर का ही था। ग्रैंडफादर उस समय में जैसे रजिस्ट्रार होता है ना, उस पदवी में था। तो उन गाँव में मान्यता थी, तो बड़े अच्छे करके थे उस समय के। उसके बाद फिर हमने 2 साल वहाँ से सीखा और उसके बाद वहाँ से मुझे स्कॉलरशिप की तौर से केरला में एक पालक्काड डिस्ट्रिक्ट है, हम त्रिचूर में डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, पालक्काड डिस्ट्रिक्ट में देखे गया। वहाँ पे एक राजा था, उनका शौक था कथकली का। अच्छा, राजा थे उनका शौक। तो वो कथकली का शौक था, तो करके वो पैलेस में रह भी सकते हैं आप, और स्कूल की पढ़ाई भी होगा, कथकली भी सीखेगा, और जब भी वो दिखना चाहते उस टाइम पे कथकली परफॉर्मेंस। इस तरह से हमने वहाँ से कोर्स कंप्लीट करके कथकली का नॉलेज लिया। उसके साथ साथ हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कथकली में बेलते, चंडा और मद्दलम, ये सब का भी हमने तालीम लिए। वो है मेरा बचपन। तो गुरु जी, आपने कहा कि कला मंडल एवं पालघर में आपने अपनी कथकली के जो नृत्य शिक्षा प्राप्त की, तो किन गुरुओं से आपने शिक्षा प्राप्त की उनके बारे में? वैसे जो मैं कला मंडलम से जो आया था, के पद्मनाभन नायर करते थे, तो उनसे सीखा 2 साल। उसके बाद जो पैलेस में रह रहे थे, तो उस समय में एक काउंगल संगरन करके था, बहुत सिंगनाड़ करने वाली है, और बहुत नाम था उस जमाने में उनका। रवि राजा ने उनको पैलेस में बुलाया। सेम टाइम पे स्कूल में भी कथकली सिखाते थे वो, तो स्कूल में तो जो स्कूल था वो राजास हाई स्कूल करके नाम था। राजास हाई स्कूल। तो वो केरला में मानवा मतलब 2nd नंबर में आते थे, इतना बड़ा स्कूल था। मतलब बचपन से ही आपको नृत्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा मिलती रही है? बचपन से ही आपका अच्छा रुझान भी आपका था उस क्षेत्र में? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत हर बच्चे को कुछ न कुछ गुण होता है, पर उसको डेवलप करना पड़ता है। तो उस तरह से मुझे वो मिला, तो हम चले गए। और उसके बाद वहाँ से श्रम भारतीय कला केंद्र की जर्नी, यहाँ पे आप रहे कोरियोग्राफर के तौर पे भी,
तो आप जब कोरियोग्राफर अभी अभी भी आप वहाँ पे हैं श्री जी। राम भारती कलाकेंद्र में कोरियोग्राफर के रूप में, तो सर कहाँ वो केरला का वो गांव, कहाँ ये श्री राम भारती कलाकेंद्र, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब आप पहली बार श्री राम भारती कलाकेंद्र में आए? मैं पहली बार केरला छोड़ा था तो उस समय में करीब 17 साल के थे। अच्छा, 17 साल की उम्र में आपने केरला वहाँ से मैं दिल्ली आया था। तो हमारे जो पहले गुरु थे वो दिल्ली में थे, जी, तो उनके पास मैं आया था। जी, तो दैट वाज इन 71। 71। तो यहाँ पर दिल्ली में भी एक कथकली का इंस्टीट्यूशन है, कथकली सेंटर है, अच्छा, इंटरनेशनल कथकली सेंटर। कहाँ पे है ये? वो उस समय में उधर था, क्या बोलते हैं, पटेल नगर में। जी, पर अभी जो है वो उधर एनक्लेव में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे लेके गया मुझे वहाँ करेंगे। तो उस समय उनकी हालत ठीक नहीं, उनकी हालत मतलब इंस्टीट्यूशन की हालत ठीक नहीं था, क्योंकि फिनेंशियली वेल ऑफ नहीं था वो लोग, क्योंकि वो 5-6 महीने में सैलरी मिलती थी उनको। कलाकार वैसे भी हमेशा जो है उदासीन। तो 5-6 महीने में मैंने सोचा फिर ये ठीक नहीं है, तो मैं फिर यहाँ से ग्वालियर चला गया। जी, तो कुछ लोगों ने मेरे से बात की है कि आप नॉर्थ इंडियन शैलियाँ सीखो, तो उसके लिए भी ग्वालियर उस जमाने में रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप करके ग्रुप था जो नामी था इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। जी, तो वहाँ पे मैं गया 71 से 81 तक, तो वहीं पे हमने सीखा, नॉर्थ इंडियन टेक्निक सीखा, वहीं से मैं बंच छाव सीखा। 10 साल हाँ, 10 साल, हाँ। और 8 साल तक सीखा, उसके बाद 2 साल ऐसे टीचर में वहाँ पे ट्रेनिंग देते हम लोग, तो किया। फिर 81 में मैं वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली में आके फिर भारतीय कला केंद्र ज्वाइन किया एज ए डांसर। एज अ डांसर पहले। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे डांस करते रहे। और उसके बाद एक वक्त ऐसे आ गया कि हम सोलो परफॉर्मेंस भी देते थे, छाव का भी सोलो परफॉर्मेंस देते थे। और एक वक्त आ गया कि उनके जो भारतीय कला केंद्र के जो ओनर है, डायरेक्टर है, उन्होंने मेरे से कहा कि तुम हमारे लिए छोटा सा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उससे पहले हम साहित्य कला परिषद के लिए एक प्रोडक्शन किया था, छोटा से डांस ड्रामा था। क्या नाम था उसका? संघर्ष नाम था। संघर्ष। वो संघर्ष जो है हमारे लाइफ का संघर्ष था। इसलिए संघर्ष नाम रखा। जी जी जी। तो वो उन्होंने देखा, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए छोटे से प्रोडक्शन कर सकते हो। जी। तो हमने कहा कोशिश करेंगे, तो हमने त्रिपुरांतक करके प्रोडक्शन किया। त्रिपुरांतक ये किस सन में हुआ? 81 में मैं ज्वाइन किया था यहाँ पर, फिर 88-89 त्रिपुरांतक प्रोडक्शन किया। उसके बाद फिर उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने फिर मेरे को एक और चांस दिया, फिर मैं चक्रव्यूह करके पहले किया प्रोडक्शन, अभिमन्यु वाला। बस उसके बाद फिर उन्होंने से कोरियोग्राफर मुझे, फिर उसके बाद मैंने मीरा, डांस ऑफ शिवा, परिक्रमा, करण, बहुत सारे प्रोडक्शन किए। तो अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, हेल्प करते हैं उनको। तो ये है हमारा जर्नी। सर आप गुरु जी, आपने जैसे बताया श्री राम भारती कलाकेंद्र में इतना आपने काम किया, और उन आपके संघर्षों, जो आपने कहा संघर्ष आपने पहले किया पहला, उन संघर्षों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने आप, जब आप अपने काम को लेकर के बाहर के देशों में भी गए ICCR के प्रेसिडेंट के तौर पर, तो कई देशों में आपने भारतीय नृत्य की खुशबू बिखेरी। तो उन यात्राओं के दौरान वहाँ की कुछ यादें, या आपको क्या चीजें समझ में आई यहाँ के मुकाबले में वहाँ के लोगों से? देखिए, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे मिले हमें भी। अभी हमने फ्रांस टूर किया था जी, तो वो इंडियन रिवाइवल की तरफ से जी। किया था। तो वैसे मैं भारतीय कला केंद्र की तरफ से भी गया है, ग्वालियर में लिटिल बैल ट्रूप की तरफ से गया था। पहले जो लिटिल बैल ट्रूप की तरफ से गया था, उसके सबसे बड़ी बात यह थी जापान का था, करीब 1.5 महीना टूर था। तो 1.5 महीना टूर में जो करीब मेरे ख्याल से 30 शोज हुआ होगा। और वो रामायण था, पपेट रामायण था। पपेट रामायण। वो इंसानी पपेट बनता है। जी।
तो उसको बिल्कुल ट्रेनिंग भी अलग है। तो करीब करीब 25-30 शो तो हुआ ही है, अलग अलग शहरों में हुआ था। तो उसका जो स्टेज का जो टेक्निक्स, स्टेज बनाने की टेक्निक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब वो हम लोग जो है, मतलब जो ट्रेंड लोग हैं वो ही लोग कर सकते हो, क्योंकि उनका नाप तोल के बनाना पड़ता है, बफेट का हिसाब से करते हैं ना। पर उन्होंने जब जापान के जो लोग जो होते हैं वो एक बार हमने स्टेज बनाया तो लोग साथ में रहा और उसके बाद देखा हिसाब किताब कितने, और नेक्स्ट डे दूसरे शहर में शो है तो ये लोग फिर रात को ये सामान लेके जाते हैं और हम वहाँ पहुँचने तक तो उन्होंने स्टेज सेटअप कर दिया बिल्कुल। मतलब जो नहीं कर सकते, जब जापानीज से वो रात भर काम करते हो तो वर्क बोलते हैं लोग ना काम करने में, तो वो एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमने लास्ट जो किया था इंडियन रिवाइवल ग्रुप के साथ जो ट्रांसलेट किया था, तो देवर हम इंडियन कल्चर ही करें, इंडियन कल्चर इन द सेंस इंडिया का पूरा डांस सारे डांस, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल और फोक डांसेस को मिला के किया। सो उसमें जो ऑडियंस जो मैक्सिमम होते थे वो ओल्ड एज थे, वो सारे इंडियन डांसेस को एंजॉय करते, और एक भी थिएटर वो भी मेरे ख्याल से 18-20 शो होने की अलग अलग हो जाते, तो एक भी जगह पे एक सीट खाली नहीं। इतना ये जो है मतलब विदेश होने के बाद भी वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इंडियन कला को। ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इंडियन कल्चर को बाहर में ले जाना, काफ़ी लोग ले जाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्यार भी मिलता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि जापान में आप लोग गए और वहाँ पे उन लोगों ने उसी टाइम पे देखा उन चीज़ों को और नेक्स्ट डे वही कॉपी करके कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में इतना ज़्यादा इंडियन कल्चर, इंडियन चीज़ों का एक प्रभाव रहा हुआ होगा कि जिससे वो लोग चाहते थे कि इस चीज़ को सीखें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज वो कर भी रहे होंगे, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर भी रहे होंगे। और इस गुरुजी हमारा जो अगला है क्वेश्चन वो कि आपने कई बैले, डांस, ड्रामा और परफॉर्म भी किया है, डायरेक्ट भी किया है। तो जैसे एक एक्टर होता है और एक डायरेक्टर होता है, परफॉर्मर और एक डायरेक्टर, तो गुरुजी उनमें दोनों में जो आपने जब परफॉर्म भी किया, डायरेक्ट भी किया, तो क्या डिफरेंस नजर आता है परफॉर्मर के तौर पर और डायरेक्टर के तौर पर? देखिए, परफॉर्मर के तौर से मुझे इतना दिक्कत नहीं पड़ा है, क्योंकि एक ट्रेंड आर्टिस्ट को आप कहीं पे भी ट्रेंड होना चाहिए। तो स्पेशली क्या होता है कि क्लासिकल डांसर को एक जगह पे जाके बोला कर्नाटक डांसर, अब उनसे बोलो हम जिस तरह से कह रहे करो, उनके लिए मुश्किल होगा। तो जिस तरह से ट्रेनिंग हमें मिला है वो आप कहीं पे भी कर दो, कर ले दो। तो ऐसे डांसर मैंने कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं मुझे। ऐसे कोरियोग्राफर में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर किसी के शरीर का जो शैली होता है वो अलग होता है। तो अगर हमारे ट्रेंड आर्टिस्ट मिले तो बहुत अच्छी तरह से हम उनको, हमारे लैंग्वेज उनको समझ में आएगा, है ना, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होगा। पर जो अनट्रेंड आर्टिस्ट या हमारे साथ कोई काम नहीं किया, ऐसे लोगों को लेकर जब काम करते तो काफ़ी दिक्कत ये होती है, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करते हो उनसे नहीं मिलता, उनसे नहीं मिलता, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे वो डांस में हो, किसी भी इसमें हो। तो उस समय में फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जैसे कि मैं नहीं, मेरे साथ भी जब मैं आपके साथ काफी मैंने काम किया रामायण का, जब फर्स्ट टाइम जब एज ए लक्ष्मण आपने बोला कि आप परफॉर्म करेंगे, तो पहले तो मैं शॉक्ड रहा कि ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ट्राई करता रहा उस चीज को परफॉर्म करने की, वो बॉडी लैंग्वेज लेने की। आपने भी बहुत सपोर्ट किया, नहीं आप करोगे, करो। फिर काफी लोगों को आपने बोला कि इनको इस तरीके से आप डिजाइन करो, इनको प्रिपेयर कराओ। तो मैं उसको 100% तो नहीं, फिर भी 40-50% तक पहुंच गया। नहीं, हर कोई अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, पर आप ट्रेन नहीं है, क्योंकि हम जो करते हैं डांस ड्रामा है। जी, आप थिएटर में तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर जहाँ आपको मूवमेंट की बारी आ जाए आप थोड़ा सा कमजोर, तो क्यों जाती गलती नहीं आती, नहीं हुआ आपका, तो आपके बॉडी के हिसाब से आपको दिया जाएगा। हम जो चाहते हैं आपसे नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हर कोरियोग्राफर को होता है, वो हमने काफी ऐसे किए हैं। गुरुजी, आपने मयूरभंज छाऊ किया हुआ है, जैसा कि आप बता रहे थे, तो मयूरभंज छाऊ के बारे में अगर कुछ बताना चाहिए, क्या किस तरीके से
मयूरभंज छऊ ऐसे है, वो एक मार्शल आर्ट फॉर्म का है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी भी क्लासिकल फॉर्म में वो नहीं हुआ, लोग कोशिश कर रहे हैं, पर वो लाइक केरला में कलरी पैच करके एक मार्शल आर्ट फॉर्म है, क्योंकि ये छावनी से शुरू किया, मतलब लड़ाई झगड़े, मतलब जो जमाने में राजा लोग जो लड़ाई के लिए छावनी, उसमें से छाऊ आया है, छावनी से छाऊ। हाँ, तो उन्होंने फिर उसमें कुछ टेक्निक्स बनाया है ना, सारी जो घरों में जो काम होता है, झाड़ू पंजा लगाना है ना, लीपा पोती करना, इस तरह के जो एक्टिविटीज को लेकर उन्होंने बेसिक ट्रेनिंग किया है। पर उसमें क्या है, उछल कूद ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा हवा में, और पूरा बॉडी को आपको वो करना पड़ेगा। तो वैसे तो बहुत अच्छी जगह अच्छी है, पर वो लास्ट से उसमें बहुत कम है, सारे वीर जैसे लड़ाई झगड़े ऐसे बहुत विगरस मूवमेंट्स, ऐसे में पार्ट कम है। और मयूरभंज देखिए छऊ भी 3 प्रकार की होती है, एक मयूरभंज छऊ होती है, एक पुरुलिया छऊ होती है, और सरायकेला छऊ होती है, वो बिहार बंगाल के बॉर्डर से है। तो इसका ओरिजिन ये आपको छावनी से हुआ है, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ कहला जाता है। गुरु जी, आप मयूरभंज छऊ और आजकल का जो ये मॉडर्न डांस आप देखते होंगे, तो इन मतलब कि जो आज का मॉडर्न डांस है, आपने तो मयूरभंज छऊ किया हुआ है, आपने उसमें महारत हासिल की है, तो आजकल के मॉडर्न डांस के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप कहना चाहते हैं? मॉडर्न है ना जी। अब मॉडर्न को किस प्रकार आप देखते हैं, जैसे कोई लड़की है ना, छोटा स्कर्ट पहन के जाती है, वो मॉडर्न लड़की है, ओके, उसको कई लोग एक्सेप्ट करते हैं, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब हमारे गांव में जाए से कोई जाए तो लोग हंसेंगे, है ना, बल्कि भगाएंगे, सो दे कांट एक्सेप्ट दैट थिंग, क्योंकि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट उस हिसाब से। तो मॉडर्न डांस में क्या, मॉडर्न डांस अच्छा है अगर वो टेक्निकली सीखा जाए, डिसिप्लिन के साथ सीखा जाए, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है उनके पास पेशेंस नहीं है, तो वो लोग क्या होता है, कम समय में पैसे कमाने का। ये जितना मॉडर्न डांसर्स है आप देख लेना, क्लासिकल डांसर्स जो है उनका एटीट्यूड जो है कुछ करके नाम कमाना है, मॉडर्न डांसर्स कैसे नहीं, नाम कमाने का नहीं, पैसा कमाना, एटीट्यूड चेंज हो जाता है। पर ये है कि उनका एक लिमिटेशन है, आप अगर 2 मिनट और 5 मिनट देखते तो लगेगा वेरिएशन कम है ना। और क्या होता है कि लोग प्रॉपर सीखता नहीं है, वो क्या होता है आजकल के हिसाब से यूट्यूब मिल जाता है, यूट्यूब में जो हो सकता है कोई रशियन डांसर ने करके रखा, और जब आपकी इसमें फोटोकॉपी करता है तो उसमें स्याही कम हो जाता है, और आप फिर जब तीसरे को सिखाते हैं तो वो और भी स्याही कम, तो वो जो ओरिजिनलिटी है मॉडर्न डांस का वो कभी रहता ही नहीं, ठीक है ना। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट डांस, डांस का हम हमेशा क्लासिकल एक फ्रेम होता है, जैसे कैमरा की है, आप मॉडर्न और क्लासिकल को लेके देखे, जैसे एक कैमरा से हमेशा ये कहते हैं कि फ्रेम के अंदर रहना चाहिए, और फ्रेम से आउट हो गया तो आउट ऑफ फोकस हो गया। पर आजकल जो आउट ऑफ फोकस वाले फोटो भी नाम है, वाह क्या बात है ना, तो वो सेम वे है, सोचने की बात है, करने की बात है, पर इनका भविष्य तो मुझे इवन क्लासिकल डांसेस का भी इतना भविष्य नहीं है। अब तो अभी भी मैं देख रहा हूँ काफी कि जब से ये कोरोना का समय आया है, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट भी आर्टिस्टों के बारे में नहीं सोच रही है, और मैंने तो कई टैलेंटेड आर्टिस्टों को देखा कि जो यहाँ से अपना सब पैकिंग करके गाँव चले गए। आप क्या करें, हम कलाकार लोग इतने, एक मैंने बीच में सुनने में आया था, एक कलाकार ने बोला कि मैं सुसाइड करने वाला, कई लोगों ने किया था गुरुजी, मैंने देखा कई लोगों ने, मुंबई में इवन काफी सुसाइड किया लोगों ने, जो वहाँ पे छाऊ सिखा रहे थे, दो कुछ लोग थे जो क्लासिकल कथक सिखा रहे थे। दिल्ली में एक मेरे नोन में छाऊ आर्टिस्ट थे, वो आपके मयूरभंज सीख रहे थे, तो मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ इसलिए सुसाइड किया क्योंकि पिछले 6 महीने से 1 रुपया नहीं कमाए थे, जो उनकी पास सेविंग थी वो खत्म हो गई। थिएटर के कई आर्टिस्टों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, फैमिली चलाने के लिए पैसे नहीं थे, और गवर्नमेंट ने सभी चीजों का रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन कहीं न कहीं
कलाकारों के प्रति इतनी उदासीन हो चुकी है कि कलाकार कौन है कौन नहीं है, इसका एक थोड़ा सा कहीं कहीं रजिस्ट्रेशन या कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि कलाकार को भी अपनी अहमियत पता चले, भैया मैं कलाकार, ये मेरी कलाकार की पहचान पत्र है। तो आजकल ये थोड़ा सा है चीजें। हाँ, कलाकारों को तो समझते ही नहीं है क्योंकि फिर भी कई लोगों ने थोड़ा बहुत हेल्प किया है, कई कलाकारों को जितना हो सके उन लोगों ने हेल्प किया है, तो बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट तो नहीं सोच रहे, चलो क्या कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ, उम्मीद जाग रहा है, अब पता नहीं कहाँ तक हमें ले जाएंगे, पता नहीं। कुछ नहीं पता। धन्यवाद गुरु जी, आपने समय निकाला इस कोविड सिचुएशन में और हमारे साथ जुड़े, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी हम थे श्री सदानंद नायर जी के साथ और इनकी वार्तालाप आपने सुनी और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए प्रारूप के साथ। थैंक यू सो मच।